ये आज नून लीग के मौकिफ की तायद हुई है या उसकी तरदीद हो गई है? डील की बात जो है किसी भी समझ से बालातर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए जब से लंदन गए हैं उसके कुछ अरसे बाद से ही उनकी वापसी के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जाती रही हैं। नून लीग की जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी इस सिलसिले में सामने आ चुके। हुकूमत की जानिब से भी कई बार मियां नवाज शरीफ को वापस लाने का दावा किया जाता रहा, लेकिन अभी तक तो वो पूरा नहीं हुआ। 8 हफ्तों के लिए लंदन जाने वाले मियां नवाज शरीफ आज 2 साल बाद भी पाकिस्तान वापस नहीं आए हैं और अब एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नून लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने एक ऐसा बयान दिया लंदन से वापसी पर जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि शायद मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। क्या कहा था, ये सुन लीजिए। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, गुड गवर्नेंस बैड हो गई, नजर नहीं आता इनको कि चलें किधर। खौफ ज़दा है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियां साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। उम्मीद भी है और बहुत कुछ है, यकीन भी है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे। तो अयाज सादिक साहब के इस बयान के बाद हुकूमती सफ़ों में भी कुछ खलबली सी मचती महसूस हुई थी और फिर पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी कहा गया कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी है तो सारी जेलें खोल देनी चाहिए। छोटे केसेस में मुलविस लोग जेलों में और बड़े चोरों के लिए रास्ते निकाले जाने की बातें की जा रही हैं। फिर नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी का जो तासुर दिया जा रहा है, हुकूमत ने उसे भी खासा सीरियस लिया है और इस पर भी रद्द-ए-अमल आना फौरी तौर पर शुरू हो गए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं और वादे के बावजूद अपने इलाज के बाद वतन वापस नहीं आए, इसलिए उनकी मंजिल वतन वापसी पर सिर्फ और सिर्फ जेल होगी। जबकि हुकूमत नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी से कबल जमानत देने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अपनी कार्रवाई का इशारा दे चुकी है। क्या कहा गया इससे मुतालिक, जरा सुनिए। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें। अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूँकि कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो इस मुकदमे को, इस मुद्दे को उठाएं और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आएँ और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मियां नवाज शरीफ की वापसी की खबरों के साथ ही कुछ सियासी हलकों में उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो सकती है, लेकिन नून लीग की जानिब से किसी भी किस्म की डील की तरदीद की जा रही है। आज DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से डील की बातों को बेबुनियाद और कयास आराइयों पर मबनी। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से डील से मुतालिक सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ये सब कयास आराइयाँ हैं। अगर कोई इस तरह की डील की बात करता है तो उसी से बात करें, उसी से सबूत मांगें कि कौन डील कर रहा है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई ऐसी बात करता है तो उसकी तफसीलात उससे ही पूछें। डील की बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इस पर जितनी कम बहस की जाए उतना ही मुल्क के मफाद में अच्छा है। क्या उन्होंने कहा, ये भी सुन लें। तो खुर्रम दस्तगीर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुनिए बाबर साहब ने क्या कहा। नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें ज़ेर गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रिकात क्या हैं, उसकी मतलब व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बड़ी वजाहत के साथ DG-ISPR ने यह बता दिया कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई डील नहीं हो रही, इस तरह की बातों में कोई सदाकत नहीं है और जो इस तासुर को जन्म दे रहा है उसी से तफसीलात पूछनी चाहिए। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो खुर्रम साहब, ये आज नून लीग के मौक़िफ़ की तायद हुई है या उसकी तरदीद हो गई है? जी, अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल तायद हुई है
जो हम बात कहते हैं कि, और बिल्कुल मैं DGISPR से इस पर मुत्तफिक हूँ कि जो शख्स भी डील की बात करता है उसे पूछना चाहिए कि डील के फरीकैन कौन है। तो ऐसी कोई डील ना पहले हो रही थी ना अब हो रही है, और हम तो चाहते ही ये हैं कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों। उसके लिए हमने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी हुई है, लेकिन डील की बात जो है किसी भी समझ से बालातर है। सही। तो खुर्रम साहब, फिर वो अयाज सादिक साहब ने जब मियाँ साहब से मुलाकात के बाद वो वापस आए, जो बयानात दिए, गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, आप मेरे चेहरे के तासुरात देखें, बड़े इत्मीनान बख्शें। तो उन बातों से ऐसा तासुर मिला, फिर सियासी हलकों में भी ये खबर गर्दिश करने लगी, तो वहाँ से इस तासुर ने जन्म लिया। तो फिर अयाज सादिक साहब का इशारा किस जानिब था? क्या बड़ा होने वाला है? क्या सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की वापसी को वो कुछ बड़ा होने से ताबीर कर रहे थे? जी, ये बेहतर जवाब तो साबिक स्पीकर साहब खुद दे सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे से मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात थे, उनकी जो कानूनी और अखलाकी साख्त जो है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, उसमें दरारें पड़ गई हैं। वो मामला, चाहे वो जस्टिस शौकत सदीकी वाला जो उन्होंने अपनी तकरीर की, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद हमने देखा है कि मुख्तलिफ हवालों से जो एविडेंसेस आई हैं, जिसमें वीडियोस भी हैं, जिसमें एफिडेविट्स भी हैं, उन सब की वजह से उस जो एक इंतकाम की जेल खड़ी की गई है नवाज शरीफ के खिलाफ, अब उसकी दीवारें जो हैं वो शिकस्त और रेख्त का शिकार है। तो गालिबन उनका इशारा इस वक्त इस तरफ हो सकता है। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी, मैं आपके नाजरीन के लिए वाज़े तौर पे कह दूं, उनकी सेहत से मशरूत है, और यही एफिडेविट शहबाज शरीफ ने दिया था। मैं चाहता हूं कि मैं आपको पढ़कर सुना दूं कि उन्होंने क्या एफिडेविट दिया था। उन्होंने कहा था कि टू एंश्योर रिटर्न ऑफ माई ब्रदर मोहम्मद नवाज शरीफ विद इन 4 weeks और एज एंड व्हेन certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan। तो ये एफिडेविट है शहबाज शरीफ का। जब इसकी ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है कि जब उनके he has regained his health, और जब उनके डॉक्टर कह देंगे वो पाकिस्तान वापसी के लिए फिट है, तो ये भी आपके नाजरीन को यकीन दिलाता हूँ कि जिस वक्त वो फिट होंगे वो इंग्लिस्तान में 1 मिनट भी नहीं ठहरेंगे और पाकिस्तान वापस आएंगे। यहाँ भी जब जो नैब में उनके खिलाफ कार्रवाई थी वो 200 से जायद दफा, गालिबन रिकॉर्ड है किसी भी सियासी लीडर का कि वो 200 से जायद दफा पेशियों में खुद पेश हुए नैब कोर्ट के सामने, कानून का एहतराम किया, और अभी भी जब वो वापस आएंगे तो वो तमाम मामलात जो हैं वो अगर उठते हैं तो दोबारा उनका सामना करेंगे। चूंकि जिद्दोजहद इसी चीज की है कि पाकिस्तान में हमें किसी इदारे की हुक्मरानी नहीं, किसी जज की हुक्मरानी नहीं, हमें इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करनी। सही। लेकिन खुर्रम साहब, ज़ाहिर है हुकूमत का नुक्ता नज़र ये है कि मियाँ साहब की सेहत जिस कंडीशन में वो गए थे अब बहुत बेहतर है। वो जो पिछले 1.5-2 साल से उनकी सियासी एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने मुख्तलिफ PDM के जलसों से भी खिताब किया, मुख्तलिफ मीटिंग्स को भी उन्होंने चेयर किया, फिर कुछ उनकी चहलकदमी की, कुछ खाने पीने की और दीगर एक्टिविटीज़ की भी कुछ वीडियोज़ और तस्वीर कुछ सामने आई। तो फिर हुकूमत इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर कहती है कि अब वो सेहतमंद हैं, अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। उनकी सेहत और इलाज किस मरहले में है? जी, हुकूमत इसने साबित किया है पिछले 3.5 साल में कि ये जो आफत इमरानी है, ये झूठ की आखिरी हदें क्रॉस कर चुके हैं। ये यहाँ बैठकर किस तरह कह सकते हैं किसी शख्स की सेहत कैसी? और अगर किसी को कोई शक है तो मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि जब इंतहाई मखदूश हालत में भी मियाँ नवाज शरीफ को नैब की हिरासत से सर्विसेज अस्पताल ट्रांसफर किया गया था नवंबर 2017 में 19 में, उस वक्त भी वो अपने पैरों पर चलकर, जब उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत ही कम हो गए थे, तब भी वो अपने पैरों पर चलकर गए थे गाड़ी से अपने अस्पताल के बिस्तर तक। तो ये कह देना कि जी एक शख्स को चहलकदमी कर रहे हैं तो वो उसकी तबीयत ठीक हो गई है, ये हुकूमत की बहुत ही लग़्व और बेबुनियाद गुफ्तगू है, जिससे असल में वो इस चीज से पाकिस्तानियों की तवज्जो हटाना चाहते हैं
कि पिछले 30 माह से पाकिस्तान में महंगाई डबल डिजिट्स पे है, पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल्स पे है, और आज जबकि मुल्क के ज्यादा हिस्से में बारिश और सख्त सर्दी है, हमारे किसान हजारों की तादाद में मुख्तलिफ अजला में लाइनों में खड़े हैं यूरिया खरीदने के लिए, उन्हें यूरिया नहीं मिल रही। तो जो असल मामलात है उनसे तवज्जो हटाने के लिए बड़ा आसान है कि नवाज शरीफ का गुब्बारा दोबारा फैला दो, उस पर गुफ्तगू शुरू कर दो, ताकि जो पाकिस्तान की आवाम की चीखें हैं, जो करियाना स्टोर से उठ रही हैं, जो पेट्रोल पंपों से उठ रही हैं, जो मुख्तलिफ स्टोरों से उठ रही हैं, कोई लोग खरीदने के काबिल नहीं है, तो वो फिर वहाँ ये तकलीफ उनको है। लेकिन हुकूमत का यही फायदा है कि ये जो अपनी बद इंतजामी और नालायकी इनकी है, इससे तवज्जो हटाकर दोबारा उनका जो ओरिजिनल नैरेटिव है कि जी हमारे अलावा तो सब चोर हैं, और खासतौर पे जो सब हमने देखा है कि जो इलेक्शन कमीशन में अब स्क्रूटनी की रिपोर्ट आई है, उसने सारे मामलात बहुत हद तक खोल के रख दिए हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी जराए से फंडिंग हासिल की है, उन्होंने अपने अकाउंट छुपाए हैं, ये 4 उनके ऊपर मेन चार्जेस हैं, उन्होंने भी बेनामी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया, अपने मुलाजमों के अकाउंट का इस्तेमाल किया है, और बिलाशुबा जो सबसे संजीदा बात है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने जब वो अकाउंट छुपा रहे थे हर साल, अपने दस्तखतों से जब ये सर्टिफिकेट इशू किए कि जी ये अकाउंट दुरुस्त हैं, तो फिर वो सादिक और अमीन तो फिर नहीं रहे। अब तो कागज सामने आ गए, डॉक्यूमेंट सामने आ गए कि वो सादिक और अमीन नहीं है, कि अगर उन्हें ऐसे अकाउंट्स पर दस्तखत करके इलेक्शन कमीशन को सबमिट किए हैं जिनमें अपने तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट छुपाए गए। सही, लेकिन खुद जितना एक्टिवली अभी इस वक्त इलेक्शन कमीशन पीटीआई के फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की तहकीकात कर रहा है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो अकाउंट्स हैं, चूंकि हुकूमत का फिर मुतालबा ये है कि आपकी पार्टीज़ के अकाउंट्स पर भी उसी तरह से तहकीकात हों और एक साथ ये फैसले सामने आए, तो इस पर तो फिर कोई एतराज़ नहीं है, आपकी पार्टी के भी अकाउंट्स की जांच पड़ताल ऐसी होनी चाहिए। जी, मुझे जांच पड़ताल पर कोई एतराज़ नहीं है, मुझे इस बात पे सख्त तरीन एतराज़ है कि एक वक्त में क्यों आए। भाई, तहरीक इंसाफ के अपने एक रुकन उनके खिलाफ एक केस लेकर गए थे, और आपके नाज़रीन को याद करा दूं, 7.5 साल पहले 2014 में, तकरीबन 8 साल हो जाएंगे, 2014 में लेकर गए थे। तो लिहाजा जो एक कंप्लेंट जिसके ऊपर 7 साल तहरीक इंसाफ ने हर किस्म की कानूनी रुकावट खड़ी की इसको, ताकि ये मामला आगे ना चले, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी दूसरे कोर्ट में, कभी काजी खुफिया रखे। ये अजीब बात है ना कि ये जो मेरा आज तहरीक इंसाफ से वो सवाल है जो ये कभी किया करते थे कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते, और अब रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो गया है कि ये फॉरेन फंडिंग की तलाशी नहीं देते, ये तोशा खाना की तलाशी नहीं देते, ये बनी गाला की गैर कानूनी तामीर की तलाशी नहीं देते, ये अपने मामलात के जो जितने भी नैब में चल रहे थे उनको बंद करवा देते और सिर्फ ऑपोजिशन को। तो मुझे आप मुस्लिम लीग नून को जरूर प्रोब करें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूर प्रोब करें। अब तो शायद एक नुकता और भी आप इसमें शामिल कर लेंगे अपनी चार्जशीट में कि वजीर आजम ने जो 1 करोड़ के करीब टैक्स दिया है, अब वो भी ज़ाहिर है आपके इन मुतालबात में, तलाशी वाले मुतालबात में शामिल हो जाएगा। यही हम टैक्स देना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो वजीर आजम जो हमें ये कंप्लेन करते पाए गए कि जी अगर उनकी माहाना तनख्वाह जो बतौर वजीर आजम है और उनके और अगर कोई दूसरे जराए नहीं है तो वो तकरीबन 24 लाख रुपए बनती है अगर सब कुछ डाल लें, और उसमें तो उनका गुजारा भी नहीं होता, उस पर वो इतना टैक्स कैसे दे सकते हैं? उन्होंने शिकायत ऑन रिकॉर्ड है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर 1 साल पहले तक, यानी ऑपोजिशन के आखिरी साल पहले तक जो शख्स 2 लाख रुपया या उससे कुछ कम टैक्स पे कर रहे थे, उनकी आमदनी में वजीर आजम बनने के बाद इस कदर हैरत अंगेज और अजीम इजाफा हुआ कि उन्होंने उनका जो टैक्स है वो अरबाब साहब 50 गुना बढ़ा है। इट हैज गॉन अप फ्रॉम 2 लाख से वो 1 करोड़ तक गए हैं तकरीबन। तो वो जो अगर 50 गुना इजाफा हुआ है और अगर उनकी आमदनी में भी 50 गुना इजाफा हुआ है, तो फिर बतौर वज़ीर आज़म किसी शख्स की आमदनी में 50 गुना इजाफा होना बड़े अचंभे की बात है, और उसकी भी प्रोब मुझे यकीन है FBI को करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अब अगर 7.5 साल के तमाम तर रुकावटें
और जो जबरदस्ती इसको डिले किया गया, अब अगर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट आई है तो ये नाइंसाफी होगी कि इस पर फैसले को सिर्फ इसलिए रोका जाए कि तहरीक इंसाफ कहते जी वो भी तो उनका भी तो काम खराब है, उनको भी देखें। भाई आप हमारी तफ्तीश जरूर करें, आप उसके ऊपर हमें भी 7.5 साल दें फिर पीटीआई की तरह, या भी 7.5 साल लगाएं और फिर उसके बाद फैसला ले लें। तो ये कोई तरीकेकार नहीं। इलेक्शन कमीशन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो कि बहुत अरसे से चल रही है, एक अरसा नहीं, इट्स बिन 10 years ऑलमोस्ट, तो उसको आप कंक्लूड करके, और जिस तरह जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है, इसमें अकाउंट छुपाए गए हैं, बेनामी अकाउंट इस्तेमाल किए गए हैं, और चेयरमैन की तरफ से गलत तौर पे सर्टिफिकेट जो दिया गया है, एक अंडरटेकिंग दी गई है, और इसकी अगर इसकी शफाफ तहकीकात अगर होती है खुर्रम साहब, तो जाहिर है आने वाले 2-3 माह पाकिस्तान की सियासत में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर 23 मार्च को आप लोगों ने भी ऐलान किया हुआ है हुकूमत के खिलाफ एक ग्रैंड एहतजाज का, लेकिन ये हुकूमती इत्तेहादियों से आप लोग मुलाकातें कर रहे हैं। आज एहसन इकबाल साहब मौजूद थे MQM के दफ्तर में, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से MQM के रहनुमाओं से मिले। क्या सिर्फ मिनी बजट से मुताल्लिक की वो मुलाकात थी, या कोई और भी मामला डिस्कस हो रहे हैं? हुकूमत छोड़ने पर इत्तेहादियों को आप कन्विंस कर रहे हैं और अब वाकई हुकूमत गिराने में संजीदा हैं? जी, हमारा बतौर अपोजिशन काम ये है कि आवाम की अजियत और तकलीफ की चीखें जो हर रोज़ करियाना स्टोर से उठती हैं, पेट्रोल पंप से उठती हैं, बसों से उठती हैं, ट्रांसपोर्ट से उठती हैं, वो चीखें हम हुकूमत तक तो नहीं, लेकिन कम से कम हुकूमत की हलीफ जमातों तक तो पहुंचाएं कि ये मिनी बजट जो है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, ये जो तकरीबन 1000 अरब रुपए का बजट बनता है, ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेशन हो रही है मुख्तलिफ मदों में इकट्ठी करें तो इस किस्म की जो टैक्सेशन है वो पाकिस्तान के अवाम के गले जो पहले ही कटे हुए हैं, उन कटे हुए गलों में से आपने आखिरी जो खून का कतरा है वो भी निकालना होगा। तो हम यही सियासी जमातों को कह रहे हैं कि ये अवाम दुश्मन और गरीब दुश्मन जो मिनी बजट है हमारे साथ आए और इसको रिजेक्ट करें, क्योंकि अगर आप इसको ये पास भी हो जाता है अरबाब साहब, तो पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ जो है इस हुकूमत के हाथ, ये हमें अगर चीज समझ नहीं आई, सबको आ जानी चाहिए कि ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के काबिल नहीं है। ये खैरात तो कर सकती है, ये पनाहगाह बना सकती है, लेकिन ये दानिशगाहें नहीं बना सकती। ये कहते हैं ना जी, लंगर खाने तो बना सकती है लेकिन कारखाने नहीं बना सकती। लेकिन खुर्रम साहब, जो गुज़िश्ता साल गुजरा उसमें पार्लियामेंट के अंदर तो आपको कोई कामयाबी, गो के ऑपोजिशन मुत्तहिद भी थी, लेकिन फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिली। वो बजट भी पास हुआ, कानून साजी भी हो गई, मिनी बजट पेश भी हो गया, इसकी मंजूरी गो के भी बाकी है। MQM के बाद क्या काफ लीग से भी इस तरह की कोई मुलाकात करेंगे, उन्हें भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ MQM को अगर आप मना लेते हैं तो ये इनके 7 मेंबर्स आगे पीछे होते हैं तो आपका नंबर गेम पूरा हो जाएगा? जी, काफ लीग से हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि कुछ दिन पहले एक इंदिया दे दिया था कि वो मिनी बजट पर सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर हमें ये महसूस हुआ अगले चंद दिनों में कि उनका ये जो इंदिया था उसमें कुछ लचक मौजूद है, तो हम जरूर काफ लीग से बात करेंगे, पार्लियामान में भी, पार्लियामान से बाहर भी। मकसद तो यही है कि सबको ये बताया जाए कि ये जो उसके साथ जुड़ा हुआ है स्टेट बैंक का ऑटोनॉमी का बिल जो है, जो उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ द डे डालकर हमारे सर पर थोपा गया, तो अब इसको जो पास करना है ये पार्लियामान के लिए, और वो सब लोग जो इन 2 बिलों के हक में वोट देंगे वो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के अवाम से दुश्मनी करेंगे। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये कोशिश जारी है, जो पार्लियामान के अंदर अपोजिशन है वो मुत्तहिद है, और हमारी कोशिश यही होगी कि आने वाले दिनों में इन दोनों बिलों पर हुकूमत को शिकस्त दी। लेकिन खुर्रम साहब, ये नवंबर वाला रिप्ले तो नहीं हो जाएगा? जिस तरह ये 7, 8, 9 नवंबर तक ये इत्तेहादियों को बड़े एतराज़ात थे, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे इनके EVM मशीन पर भी, नैब ऑर्डिनेंस, नैब के कानून पर भी, लेकिन उसके बाद फिर वो 33 के करीब बिल इन्हीं की हिमायत के साथ हुकूमत ने मंजूर करवाए। तो ये रातों रात इनके उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए थे। अभी तो ये आपको यकीन दिला रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर कर रहे हैं, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, प्रोग्राम्स में भी आ रहे हैं, लेकिन जब दिन आएगा असेंबली में जाकर वोट ये हुकूमत के हक में ही करेंगे। जी, ये बिल्कुल ये इम्कान मौजूद है। असल काम ये है कि हम अपनी जो मज़ाहमत है इस हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़,
और ये जो जालिमाना मुआशी निज़ाम जो है इमरान खान ने कायम किया है, इसके खिलाफ मज़ामत जारी रखें। आप देखेंगे अगर इस बिल पर नहीं तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें और बहुत सी कामयाबी हासिल होगी। सही। और 23 मार्च को जो खुन साहब आप लोग का एहतजाज है, उससे पहले हुकूमत को क्या घर भेजने की कहीं कोई तैयारी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और आप लोग अलग अलग इस वक्त ऑपोजिशन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस लाना चाहते हैं, पीडीएम को मजीद मौसर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब से पीपल्स पार्टी एएनपी पीडीएम से अलहदा हुई हैं कुछ गैर मौसर ज़रूर दिखाई दिए पीडीएम, उसका प्रेशर भी कुछ कम हुआ है हुकूमत पर। जी हमारी बहुत ख्वाहिश है, हमारी कोशिश भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के अंदर आए और पीडीएम में शामिल होकर जो हमारा अवामी एहतजाज है सड़कों पर उसमें शामिल हों। लेकिन पार्लियामान की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हम इकट्ठे हैं। जिस दिन वो जॉइंट सेशन था जिसका आपने हवाला दिया, उस दिन तमाम पार्टियों के मैक्सिमम हाजिरी, मुस्लिम लीग नून की तो अल्लाह के करम से 100% मेंबरान कौमी असम्बली व सेनेट वहाँ मौजूद थे। तो वो हमारे साथ उनका एक बहुत गहरा ताउन पार्लियामान के अंदर जारी है और जारी रहेगा। और अब खुरम साहब, चूँकि ज़ाहिर है आखिरी साल चंद माह बाद इस हुकूमत का शुरू होने वाला है और आखिरी साल इलेक्शन का साल कहलाता है, ये हुकूमत महंगाई में भी कमी की कोशिश करेगी, कुछ अवामी रिलीफ भी देने की कोशिश करेगी। अपोजिशन इस वक्त अमली तौर पर क्या सोच रही है? इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने देनी है या फिर ये आखिरी साल या आखिरी साल से पहले किसी वक्त किसी भी तौर पर इस हुकूमत को घर भेजना है, ऐसी कोई प्लानिंग है अपोजिशन के पास? जी इस हुकूमत के घर जाने की एक ही वजह बनेगी जो कि अब हमें नजर आ रही है, जिसे कहते हैं ना होराइजन के ऊपर, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं, जिस तरह शब्बर जैदी साहब ने कहा कि प्रैक्टिकली मुल्क दिवालिया हो चुका है। वजीर जो मुशीर तजारत हैं वो फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। तो ये जो कंगाली और दिवालियापन की सिचुएशन है, ये ज्यादा देर चल नहीं सकती। इसने किसी ना किसी तरह रिजॉल्व होना है, और रिजॉल्व इसी तरह होगी कि एक ऐसी हुकूमत जो बैनुल-अक़वामी तौर पे, मुआशी तौर पर भी और सफारती तौर पर भी अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो बैठी है, उसको आगे लेकर चलना नामुमकिन हो जाएगा। और कोई ना कोई एक तरीक़ेकार जिसमें हमारा ऑफकोर्स तरजीह यही होगी कि एक ऐसा इलेक्शन जो साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक हो, हम उस तक पहुंचे। और मुझे बहुत हद तक यही इम्कान नजर आ रहा है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर नहीं पाएगी, क्योंकि जो मुआशी हालात और सफारती हालात हैं वो इसके बिल्कुल उल्ट जा रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम दोस्त हैं वक्त नाराज हैं। अगर ये हुकूमत वक्त से पहले चली जाती है और साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में नई हुकूमत आ भी जाती है, तो जो इस वक्त मुल्क पर कर्जों का हुजूम है, 50,000 अरब क्रॉस कर गया, तिजारती खसारा तेज़ी से बढ़ रहा है, ये जो डॉलर बेकाबू हो चुका है, पेट्रोल प्राइस, ये जो मुल्क की ओवरऑल माशी हालात हैं, ये नई आने वाली हुकूमत फिर कैसे इसको कंट्रोल करेगी और कैसे सही करेगी और कितना अरसा लगेगा फिर उसे? जी ये तमाम चैलेंज मुस्लिम लीग नून इससे कामयाबी से, अल्लाह ताला के करम से और अवाम की दुआओं से हम ओहदा बरा हो चुके हैं। 2013 में भी आपको मालूम है पाकिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी और लोड शेडिंग, और कराची शहर में आपको मालूम है 30-30, 35-35 लोगों की टारगेट किलिंग होती थी और बहुत क्राइसिस आया हुआ था मुआशी तौर पे। लेकिन हमने उसको सॉल्व किया बेहतर मैनेजमेंट के जरिए और तमाम जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें बैक वक्त कोऑर्डिनेशन के जरिए। यहाँ ये हुकूमत जो है ये इस काबिल नहीं है कि ये मुख्तलिफ मामलात को पॉलिसी के जरिए दुरुस्त कर सके। सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि हमारे दौर में यही मुल्क था, यही मिट्टी थी, यही किसान थे, यही खाद थी। पाकिस्तान में गंदम और चीनी वाफर थी, और इतनी वाफर थी कि हम उसको एक्सपोर्ट करते थे और करने का सोचते थे। यहाँ ये हुआ है कि उसी मुल्क में चीनी और गंदम जो है उसका सख्त तरीन कमी हुई है, इतनी कमी हुई है कि पाकिस्तान को बहुत कीमती डॉलर खर्च करके मंगवाना पड़ रहा है। तो वो तभी मुमकिन है कि अगर आप उसको मैनेज करें। और आप जो खबरें उठी ना जी, कि जिस तरह अभी पिछले महीने में कि खाद स्मगल हुई है, फिर उससे पहले खबर आई कि पाकिस्तान से गंदम स्मगल हुई है। अगर कोई हुकूमत जिसका बेहतर इंतजाम होता वो ये स्मगलिंग ना होने देते, हमने नहीं होने दी।
तो हमने चीज़ों को कंट्रोल किया तो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और उसमें कोई आम आदमी की ज़िंदगी नून लीग के दौरे हुकूमत में बहुत बेहतर थी, जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। और इस वक्त नून लीग और मौलाना फजल रहमान की जमात भी बहुत हमें मुतारिक नज़र आ रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी मुलाकातें कर रहे हैं। और इस सब में पीपल्स पार्टी अपनी इंटरनल मीटिंग्स में मसरूफ़ है और हुकूमत के खिलाफ वो अपनी एक अलग हिकमत अमली बना रही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अपोजिशन जमातें इस वक्त हमारे मुल्क की बहुत हुकूमत के खिलाफ मुतारिक नज़र आ रही हैं। नून लीग ने आज मुलाकात की, MQM के वफ्द से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल से हुई। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपनी एक अलहदा अपोजिशन कर रही है और अपने एहतजाज को सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ा रही है। आज उनकी CEC की मीटिंग भी हुई और उसमें भी उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत के खिलाफ और इस हुकूमत के घर जाने तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। इसमें मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जरदारी साहब का एक बयान भी ज़ेर गर्दिश रहा, उससे मुताल्लिक भी आज फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हमसे किसी ने रब्ता किया था, बल्कि जरदारी साहब ने ये कहा था कि कोई पैगाम भिजवाया गया था। तो आज फिर से इसकी बाज़गश हुई है, तो ज़रा पलवशा साहब से ही पूछते हैं कि वो पैगाम क्या था और किस सतह से जरदारी साहब को भिजवाया गया। पलवशा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जरदारी साहब को किसने और क्या पैगाम भिजवाया था, इसकी अगर कुछ वजाहत आप कर सकें। देखिए, अब तो एक खैर ये पुरानी न्यूज़ हो गई, लेकिन उन्होंने खुद ही वजाहत कर दी थी कि उन्हें कोई पैगाम पहुंचाया गया था। और जो हालात इस वक्त मुल्क में हैं, जाहिर है उस पर सबको तशवीश होगी। जो हम सियासी अखाड़े में हम तो बोल सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर हमारे कुछ इदारे जो है वो नहीं इतना ओपनली बोल सकते। तो देखिए, एक तरीके से जो रहनुमा हैं उनके साथ कोई ना कोई लेवल ऑफ इंगेजमेंट तो होती है, तो लिहाजा उनको यही पैगाम पहुंचाया गया था कि हालात जो हैं वो किस नहज पे जा रहे हैं। और उस पर उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि ये जो गंद फैलाया हुआ है, इसमें से जो ऐसा गंद है जो खुद उठाया जा सकता है मोटा मोटा, वो तो उठा लेना चाहिए और उसके बाद फिर देखी जाएगी कि बाद में जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वक्त मुल्क जिन हालात पे पहुंच गया है, अगर आप एक ईमानदाराना ओपिनियन सुने और समझें, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस वक्त किसी को भी अगर इन हालात में मुल्क दिया जाए तो उनके लिए, किसी भी जमात के लिए, किसी भी कोलिशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जिस गहराई में मुल्क को धकेला जा चुका है, उस गहराई से इसको बाहर निकालना जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जितनी देर इसमें लगेगी, मज़ीद इसको जो है धकेला जाएगा गहराइयों में, तो उसी तरह निकालने के लिए भी उतनी ही ज़्यादा एफर्ट, कोशिश और हिम्मत की ज़रूरत होगी। और मैं समझती हूँ कि देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं और बहुत सी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कही जाती हैं, बहुत सी बातें रूटीन की बातें होती हैं, लेकिन ये एक हकीकत तो है। पलवशा साहब, आप खुद फरमानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मुल्क के हालात ये मज़ीद ख़राब होते जाएंगे, मज़ीद बदहाली होगी, फिर अपोजिशन जमातें इस हुकूमत को क्यों इतना वक्त दे रही हैं? आप लोग तो खुद इस वक्त तकसीम हो चुके हैं और तकसीम होकर तो आप इस हुकूमत को नहीं गिरा सकते, नहीं टफ टाइम दे सकते। 23 मार्च इतनी लंबी तारीख PDM ने दे दी, आप लोग अलहदा अपोजिशन कर रहे हैं। अमली तौर पर तो नहीं नज़र आ रहा कि ये अपोजिशन वक्त से पहले हुकूमत को घर भेज सके? देखिए, शायद आप कुछ मामलात में एक सही तज्जिया कर रहे हैं। अपोजिशन की हिम्मत और ताकत की वो इकट्ठी रहती, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो है कुछ जो एक कहते हैं कि हॉकिश सा रवैया जो था, उसने तमाम जो है कश्ती अपोजिशन की जो है उसको किनारे न लगने दिया। लेकिन अब ये है कि मामलात तो इस वक्त देखिए, चाहे अपोजिशन इकट्ठी हो या अलग हो, इस वक्त मुल्क जो है वो एक बहुत मुश्किल भंवर में घिरा हुआ है। IMF के हाथों तकरीबन इसमें कोई मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रही या सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, लेकिन IMF के हाथ आपका स्टेट बैंक से लेके आपकी एक एक चीज, एक एक शख्स, आप और मैं, हम सब गिरवी, और इस पर कोई जो है ऐसी लकीर नहीं खींची गई कि ऐसा जो है कोई ऐसी लकीर नहीं है कि जिससे आगे ये हुकूमत ने फैसला किया हो कि हम इन
शराइत से आगे कोई शर्त नहीं मानेंगे। और हर सियासी हुकूमत जो कि IMF से डीलिंग कर चुकी है, हम भी कर चुके हैं, नून लीग भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी आप एक ना एक हद होती थी जिससे आगे आप आवाम पर ये बोझ मुंतकिल नहीं कर सकते। सही। और आपने शौकत अजीज साहब का शायद कल या परसों का मैं उनका देख रही थी इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उनके लिए ये केक वॉक थी IMF से डील करना। अच्छा। क्योंकि दुनिया आपके साथ थी। इस वक्त जो है ना सिर्फ मईशत का जो है तबाहाली है, जनाजा निकल चुका है, आपकी सफारतकारी का जनाजा निकल चुका है, आपके मुल्क को जो है वर्चुअली स्टेट बैंक की कुंजियां जो हैं आपने। लेकिन वैसे हो सकता है वो बात उस तनाजुर में कर रहे हो, वो जो वजीर आजम की एक टर्म थी एब्सोल्युटली नॉट, तो ज़ाहिर है दुनिया का साथ ना होना उस एब्सोल्युटली नॉट की कीमत है। और उस वक्त चूंकि ताल्लुकात बहुत बेहतर थे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, तो उस वक्त वो उस तनाजुर में कह रहे हो कि दुनिया हमारे साथ थी तो डील करना आसान था। ये तो एक फिर मजाक की बात है कि आप किस चीज को एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। उन्होंने आपसे कुछ मांगा है? ये बात तो मैंने खुद, जो मोईद यूसुफ साहब ने हमें एक ब्रीफिंग दी तो मैंने उनसे खुद बताते खुद पूछा कि भैया आपने क्या, आपसे किसी बात का डिमांड की गई है, किसी अड्डे की, किसी जगह की, कोई ऐसी चीज जो आप हमें बताना चाहें या जो आपसे किसने डिमांड की और कब की? तो उन्होंने इसकी कोई उनके पास जवाब नहीं था। लिहाजा खुद बैठ के एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे। दुनिया इस बात को मजाक ही समझती है। और क्या बैठ के हम देख रहे हैं, आज 3 साल हो गए आप रोते रहते हैं कि जी हमें फोन नहीं आया, हमें फोन नहीं आया। मतलब क्या इज्जत रह गई है आपकी दुनिया के आगे? IMF के आगे वर्चुअली आप बिके हुए हैं। आपकी जो एक सियासी हकीकत है दुनिया के सामने बिल्कुल खुली हुई है। लिहाजा वो कहते रहे अब आप देख लीजिए कल जो एक रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उसके बाद आपने क्या वुज़रा का रवैया देखा? वो बैठ के कह रहे हैं हम सुरखरू हो गए। या आपको इस बात की कुछ समझ आती है? उसकी फाइंडिंग्स वाला सफा आप पढ़ लीजिए। एक बंदा जो है वो रंगे हाथों कोई पकड़ा जाए और जब उसे इंडाइट किया जाए तो वो खड़े होकर कहे मैं तो सुरखरू हूँ, तो आप उसे क्या कहेंगे? कौन सी मंतक ऐसी है या कौन सी ऐसी आप उनको बात समझा सकते हैं कि जो ढिटाई से पकड़े जाने के बावजूद कहें किस बात के सुरखरू हो? एक चीज आपके खिलाफ ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर पर आ गई है। आपने ना सिर्फ अपने अकाउंट्स छुपाए हैं, आपने पैसे छुपाए हैं, आपने ममनुआ फंडिंग ली है जिसमें भारतीय नजात शहरी हैं और वो आपके जूइश लोग हैं। तो आप किस बात पे सुरखरू थे? यानी पहले से बड़ा ब्लंडर करें और आप कहते हैं मैं सुरखरू हो गया, सकूते कश्मीर हो गया, मैं सुरखरू हो गया, मईशत का जनाजा निकल गया, हम सुरखरू हो गए। ये लेकिन प्रोफेसर अभी तो ये स्क्रूटनी, प्रोफेसर साहब अभी स्क्रूटनी कमेटी की अभी इस केस का एक ओवरऑल फैसला तो सामने आना बाकी है। फिर हुकूमत ये भी कह रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अकाउंट्स की तहकीकात हैं उन केसेस के फैसले भी हुकूमत के साथ ही हैं। मतलब अब ये जो IMF का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर अगर ये मिनी बजट मंजूर हो जाता है तो ये हमारे मुल्क की मईशत मज़ीद एक आम आदमी के लिए सख्त हो जाएगी, उसके हालात बहुत ज़्यादा और सख्ती का शिकार हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि नून लीग इस वक्त बड़ी मुतारिक है। आज उन्होंने MQM से मुलाकात की, मौलाना साहब भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिल रहे हैं। आप लोग अपनी इंटरनल मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी अलहदा अपोजिशन करना चाहते हैं। काफ लीग हुकूमत का एक बड़ा अहम इत्तेहादी है, जरदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं उनसे, उनको नहीं कन्विंस कर रहे आप लोग कि इस मिनी बजट को किसी तरह रोका जाए ताकि एक आम आदमी पर जो असर है उसका कम हो सके? देखिए, हर जमात के अपने अपने ताल्लुकात रहे हैं। हमारी जमात के तो ज्यादातर ये सारे एलाइज थे, इत्तेहादी थे, बहुत अरसा साथ गुजरा और कभी इस किस्म का माहौल नहीं पैदा हुआ जो कि अब है। लिहाजा इनके पास बड़ी ताकत थी, बड़ी अथॉरिटी थी, इनकी बड़ी इज्जत थी। लिहाजा ताल्लुकात ज़रूर हैं। और मिनी बजट का रास्ता रोकने के लिए जहाँ तक पार्लियामेंट के फ्लोर पे, पार्लियामान के फ्लोर पे, उसके अंदर जो भी अपोजिशन है, इसमें कोई नून लीग पीपल्स पार्टी जो है वो अलग अलग या PDM नहीं है। वहाँ की हद तक हमने ये एक रिवायत बरकरार रखी कि हम इकट्ठे, अभी आपने देखा पिछले दिनों जो भी हुआ उस पर हम लोगों ने साथ इकट्ठे जो है एहतजाज किया। अब इस मिनी बजट को देखिए कैसे रोकना है। नंबर्स तो हमारे पास नहीं है। नंबर्स के लिए इत्तेहादियों से बात करनी पड़ेगी और इत्तेहादियों को खुद एहसास करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने इस मुल्क में आइंदा सियासत करनी है तो लोगों की जो है गर्दन के ऊपर पाँव रख कर नहीं हो सकती। और इस वक्त जो होने जा रहा है वो इससे भी बुरा है। यानी लोगों की सांसें घोंट कर उनकी गर्दन पे घुटना रख के आप ये नहीं कर सकते कि आप जो बोझ आए वो आप ट्रांसफर कर दें, क्योंकि आपने कहा था कि हम खुदकुशी को कंसिडर कर लेंगे, हम खुदकुशी करने पे राजी हो जाएंगे, लेकिन हम IMF पे नहीं जाएंगे।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे 22 करोड़ आवाम को खुदकुशी के रास्ते पर साहब ये इत्तेहादी तो मानते नहीं नजर आते, वो रातों रात हुकूमत की बात ही मान लेते हैं, उनको मना लिया जाता है। जो हुकूमत के अपने अरकान हैं, नून लीग भी दावा करती है, कोई 3 दर्जन के करीब लोग उनसे राब्ते में हैं। आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी जब गुफ्तगू की, उन्होंने भी कहा कि अपोजिशन से राब्ते में बड़ी तादाद में हुकूमत के अरकान। ये कौन से अरकान हैं और ये क्यों आप लोग के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं? अगर आपके साथ हैं तो फिर इस तरह के मौक़ों पर ये साथ क्यों नहीं देते? इसका मतलब अंदर से तो हुकूमत के ही साथ हैं। देखिए, हुकूमत के साथ अगर आप मुझसे एक मेरी जो है एक ईमानदाराना राय पूछें तो मैं नहीं समझती कोई MNA या कोई MPA या जिसने जाके इलेक्शन हल्के में लड़ना है वो इन इक़दामात पर हुकूमत के साथ होगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए, उनको अपने अगले आने वाले इलेक्शन के लाले पड़े हुए, और इस बात में कोई भी जो है दरोग कोई नहीं है कि वाकई ही बहुत से ऐसे अरकान हैं जो आने वाले हालात और वाक़यात और जो लोगों पर मुश्किलात हैं उनको देखकर वो नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट्स लें। आप देखिएगा, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा इनको टिकटें लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो जाहिर है वो अगले पार्टियों से रब्ता करेंगे, कुछ नून से करेंगे, कुछ हमसे करेंगे, जिनकी जगह वहां नहीं है वो हमसे करेंगे। हर हल्के में अब ऐसा भी नहीं है कि हर पार्टी के पास खाली जगह मौजूद हो, तो लिहाजा लोग जरूर रब्ते करते हैं, इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है और बिल्कुल करेंगे। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये शायद अपसेट भी हो जाए असेंबली में कि लोग ना बोलते। अभी आपने देखा इनके कुछ MNAs तो खुल के बोल रहे हैं, जिन्हें समझ आ गई है, समझ तो सबको ही आ गई है, लेकिन जिन्होंने हिम्मत पकड़ ली खुल के बोल रहे, कोई पता नहीं है कि इलेक्शन से अभी तो मिनी बजट जिस दिन ये पास करने का पेश करते हैं और वोटिंग होती है, उससे पहले तमाम पार्लिमानी जमातें जो अपोजिशन की जरूर कोशिश करेंगी कि इसका रास्ता रोके। लेकिन अब ये जो इत्तेहादी हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई जिम्मेदारी आयद होती है, पाकिस्तानी होने की हैसियत से, लोगों के वोट जो उनके पास है उनकी हैसियत से, और लोगों का एतमाद जो उन पे उसकी हैसियत से। ये जो अब होने जा रहा है, ये तो देखिए किसी ने इस काम के लिए वोट नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, ना तहरीक इंसाफ को दी, ना किसी इत्तेहादी को दी, और ना किसी ने कहा। इनका इंतखाबी नारा था कि हम IMF जाने से बेहतर है कि खुदकुशी करें। उस वक्त इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम आपको मजबूर कर दें खुदकुशी करने पे और हम उनकी हर कहा मानेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पलवशा खान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ाहिर अपोजिशन की दोनों बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं के मौक़िफ़ आप जान चुके हैं, अब ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे। और जमशेद इकबाल चीमा साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे और उनके सामने अब तमाम तर सवालात रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और खुर्रम दस्तगीर साहब ने, पलवशा खान साहबा ने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोग्राम में पेश की है और बहुत सारे सवालात हैं जो जमशेद इकबाल चीमा साहब से पूछने हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया चीमा साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो चीमा साहब ये एक बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात, वजाहत आ गई खुद DG ISPR साहब की तरफ से भी कि कोई डील नहीं हो रही नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो अब हुकूमत मियाँ साहब को वापस लाने के लिए क्या संजीदा इक़दाम कर सकती है? देखिए, बेसिक तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का परसेप्शन आनी ही नहीं चाहिए, इस तरह की परसेप्शन देनी नहीं चाहिए किसी को। इस तरह का जो इम्प्रेशन क्रिएट करना, यही हमारे मुल्क के अदारों के लिए, सिक्योरिटी अदारों के लिए, जमहूरियत के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ये बात ठीक नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून के लीडर अक्सर इस तरह की बात करते रहते हैं, कहीं ना कहीं बाकी जमातों के भी कुछ लोग अटेंशन गेन करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, नहीं करनी चाहिए। सो जो ISPR ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, और फर्दर उन्हें कोई ऐसी फोर्टिफिकेशन कह लें या ऐसी कोई पेशबंदी करनी चाहिए कि लोग इस तरह के नाम ना लें, ज़्यादा सख्ती से इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। ये मुनासिब बात नहीं है कि सिक्योरिटी अदारों का कहीं ना कहीं कोई इंप्रेशन क्रिएट किया जाए या नाम आए। दूसरी बात आप कह लें कि जो आप बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा है, ज़राए आमदन क्या है, ये बड़ा ही जायज़ सवाल है। ये बड़ा ही जायज़ सवाल है और ये इसका जवाब हम ये नहीं देंगे कि मेरे अगर असासे मेरी आमदन से ज़्यादा है तो तुम्हें क्या, भाई तुम्हें क्या है भाई, इस तरह नहीं हम मतलब कुछ जाहिलों की तरह कुछ जहालत का बराबर। अच्छा चीमा साहब, मैं उसे चाहूँगा कि चीमा साहब जब ये गुज़िश्ता बार जब आप मेरे साथ मौजूद थे, इससे मुतालिक आप की थी, मैं एक लाइन आपको सुनाना चाह रहा हूँ आपकी, फिर इस पर आप कमेंट कीजिएगा, बस ये सुन लीजिएगा ज़रा।
इमरान खान साहब का घर जो है जहाँ जो 300 कनाल जगह है वहाँ घर प्रैक्टिकली आपने देखा होगा 1.5 कनाल में बना हुआ है जी। 4 बेडरूम हैं, एक ड्राइंग रूम नुमा चीज़ है और एक एक्सरसाइज का कमरा है, जिम है, ठीक है। पीछे कोई 7 कनाल का प्लाट है और एक छोटा सा कोई 5 मरले का एक पूल है। सो उस घर को और बाकी उनका किचन शिचन जो है वो तो बहुत ही सादगी वाली बात है। वो 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा उस घर पे पैसे नहीं खर्च होते। मतलब उस घर को प्रॉपर मेंटेन करना, उसकी बिजली का बिल देना, उसके जो नौकर हैं 2 हैं या 1 है, उनकी तनख्वाह देना, फिर वहाँ पे यू कैन से एक्सरसाइज का कमरा, उस घर की ज़रूरत 3 लाख से ज़्यादा हो नहीं सकती किसी भी तरह, पूरी तरह डिटेल से मैंने देखा हुआ है। तो चीमा साहब, क्योंकि आपने ज़्यादा डिटेल से देखा हुआ है, आपने खुद ही बताया कि 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा वहाँ का खर्चा नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने खुद चंद माह पहले कहा था कि ये 2 लाख रुपए उनकी तनख्वाह, उसमें उनका गुजारा नहीं होता। 2 लाख वाला तनख्वाह 1 करोड़ रुपए टैक्स कैसे दे सकता है? जी, उसमें यही मैं बात करने लगा था कि मैंने कहीं और चैनल में भी एक बात की थी। मैंने कहा कि मैंने, चूँकि मेरा कारोबार है ये ज़राअत से मुतल्लिका, एग्रीकल्चर से मुतल्लिका, मैं इनपुट का सप्लायर हूँ, मेरी मार्केटिंग है मेरी। तो चूँकि मैं तकरीबन पाकिस्तान के एकड़ भी जानता हूँ, कहाँ कहाँ किसके मतलब ज़मीनें कैसी हैं पूरे पाकिस्तान को। सो मैंने मुझे मुख्तलिफ इलाकों में जाते हुए एक जो लोकल इन्फॉर्मेशन होती है, लोकल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की मियाँ चन्नू या खानेवाल में ज़मीन थी। वज़ीर-ए-आज़म की या वज़ीर-ए-आज़म के किसी अजीज़ों की ज़मीन भाई फेरू के पास भी है और वज़ीर-ए-आज़म की ज़मीन काला अख्ताई के पास भी है। ये उनकी आबाई ज़मीनें हैं और बकर में ज़मीन है उनकी। ये किसी और चैनल में मैंने बात की थी। तो अभी जो ट्वीट आई है शहबाज गिल की, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो क्या नाम है, फ़ैरोज़ वाला तहसील जो है वहाँ पे ज़मीन बेची है, उससे उन्हें जो गेन हुआ है उसका उन्होंने टैक्स दिया है। तो ये बात बिल्कुल मेरी बात से मुताबिकत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म के पास, वज़ीर-ए-आज़म के जो लिक्विड है, उनका कोई कारोबार नहीं है, उनका कोई इस तरह की आप कह लें कि रेगुलर इनकम नहीं है। जो आबाई ज़मीनें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हैं। मैं जस्ट आपको एक बात बताता हूँ, मुगलपुरा के पास एक यूनियन काउंसिल है लाल पुल के साथ, रशीदपुरा मेरे पुराने हलके में था। तो मैंने पूछा कि ये रशीदपुरा जो है, वहाँ को वोट मांगने गया मैं, तो रशीद साहब वहाँ पे, चौधरी रशीद साहब जो हैं वो बड़े थे वहाँ के। तो मैंने कहा जी आपका क्या, आपकी बड़ी लोग इज़्ज़त करते हैं, क्यों? उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान के जो वालिद साहब हैं उनका मैनेजर होता था, और जब लोग इंडिया से आए तो इस इलाके में आगे बैठ के, तो ये ज़मीन उनके ननिहाल की। लेकिन चीमा साहब, ये ज़मीन बेचकर उनके पास जो पैसा आया उस पर उसको उन्होंने अपने इनकम टैक्स के तौर पर उन्होंने क्यों शामिल किया? इनकम टैक्स के तौर पर तो वो अपनी सिर्फ वो जो उनकी तनख्वाह आती है उस पर जो टैक्स कटता है, वो सिर्फ उस टैक्स को उन्हें कोट करना चाहिए था ना। नहीं, मैं कहता हूँ गेन की बात। गेन का मतलब है कि अगर कोई ज़मीन ली है या ज़मीन को कहीं खरीदी गई है, ये कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे हैं। 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है। जो मुझे शहबाज गिल के जो ट्वीट से मुझे समझ लगी वो इतनी लगी कि उसमें गेन आया। गेन का मतलब तो यही बनता है ना, ठीक है। तो ट्वीट चूँकि थोड़े लफ्ज़ों का होता है तो इसलिए मतलब उसमें कोई वजाहत नहीं थी। तो मतलब लेकिन मुझे ये पता है कि इनकी ज़मीन काला अख्ताई के पास है। वो ये पुराना पता है मुझे को 20 साल पहले की, लेट 90s का पता है कि इनकी ज़मीन काला अख्ताई के पास थी। वहाँ मैं जा रहा था, लोगों ने बताया कि यहाँ इमरान खान की भी ज़मीन है, ठीक है। कितनी है कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे एक इतला जाते थे। सो बेसिक, और आज का ट्वीट पढ़ के मुझे समझ लगी कि ये वही ज़मीन है। अदरवाइज कन्फर्म नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूँ कन्फर्म नहीं है, ये मेरी बात नहीं हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब से, कर लूँगा मैं बात। सो बेसिक जो बात मैं कह रहा हूँ कि ये आप कह लें, उन्होंने जहाँ कहीं टैक्स बनता है, गेन हो, वो पूरी ईमानदारी से टैक्स देते हैं, पूरी ईमानदारी से। और ये नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, ये पिछले 40 साल से वो टैक्स पूरा देते हैं। ठीक है, चीमा साहब वो टैक्स तो पूरा दे रहे हैं और वो जाहिर भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न भी वो शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग में जो अकाउंट छुपाए गए, जो फंड छुपाए गए 31 करोड़ रुपए, और ये कोई दर्जन भर के करीब ऐसे अकाउंट्स हैं जो शो ही नहीं किए गए थे, ये सब क्यों छुपाए? स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई, अब इसके बाद एस पार्टी कितना प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महसूस कर रही है? देखिए, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है। हमने 40,000 अकाउंट की डिटेल दी है। 40, हम कहते हैं हमारे मुखालिफ सिर्फ 4,000 अकाउंट की डिटेल दे दें तो हम कहेंगे कि ये हमसे बेहतर है और हम उतने अच्छे नहीं हैं। हमने 40,000 अकाउंट की डिटेल दी है कि ये हमारे पास पैसे हैं, छोटी छोटी अमाउंट्स हैं, बड़ी अमाउंट्स भी हैं, दरमियानी अमाउंट्स भी हैं। हमने कोई अकाउंट नहीं छुपाया। कुछ अकाउंट होते हैं आपके इनएक्टिव होते हैं, ये डेड अकाउंट्स होते हैं, पुराने हैं, कहीं उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुई, वो छुपाना नहीं होता, वो डेड अकाउंट है। मसलन मैंने 1988 में एक जॉब की थी यूईटी में, तो वहाँ मेरा सैलरी का अकाउंट था, मुझे नहीं पता वहाँ अकाउंट है या नहीं है।
तो वो मैंने कभी कहीं भी नहीं, उस वक्त सैलरी का अकाउंट था, उसमें 15-20 रुपए पड़े भी हो सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ जो है वो आप कह रहे छुपाना नहीं है, छुपाना नहीं है वो। सो बेसिक जो बात है कि हमने कोई अकाउंट नहीं छुपाया। जो दूसरी बात है कि जो 31 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं वो 2 डबल एंट्रियां हैं। एक ये कि हमारे सब्सिडी अकाउंट में पैसे आए 15 करोड़ रुपया, और सब्सिडी अकाउंट से निकल के मेन अकाउंट में गया तो 15 करोड़ की एंट्री 2 बार है। सही। और 16 करोड़ 15 करोड़ की वो अमाउंट है जो आप कह लेंगे मरकज़ के अकाउंट में आया और मरकज़ से सूबों को ट्रांसफ़र हुआ, सूबों के सूबाई जो तंजीमें थी उनको ट्रांसफ़र हुआ, लिहाजा उस पैसे की भी डबल एंट्री है। ठीक है, हम एक अकाउंट की एक एंट्री की चलिए चीमा साहब मौक़िफ़ आपका इस बारे में आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान के इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे और वक्त की कमी के सबब बहुत सारे सवाल चीमा साहब से रह गए जो कि अगली किसी नशिस्त में करेंगे, क्योंकि आज एक और अहम खबर आपको देना बहुत ज़रूरी थी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक सिफारतकार शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की जहनी सेहत से मुताल्लिक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। मुलजिम की जहनी सेहत के बारे में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त मुलजिम के वकील की तरफ से दायर की गई थी। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने मुकदमे की समाअत की तो मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्करनैन ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की जहनी सेहत के बारे में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दी गई थी, इसलिए अदालत इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे। मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील शाह खावर ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि इस दरख्वास्त पर ना तो मुलजिम के दस्तखत हैं और ना ही किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, तो फिर ऐसी दरख्वास्त को काबिल समाअत कैसे करार दिया जा सकता है। मुकदमे के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास ने अदालत को बताया कि मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए जिस वकील की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है वो स्टेट काउंसिल यानी सरकार की तरफ से फराहम किया गया वकील है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम को नूर मुकद्दम कत्ल के मुकदमे में जब जाए हादसा से गिरफ्तार किया गया था तो उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया था, जिसमें वो जहनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट था। उन्होंने कहा कि मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने इस मुकदमे के ट्रायल के आगाज़ में मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त क्यों नहीं दी। उन्होंने इस्तदा की कि मुलजिम के वकील की तरफ से दायर की जाने वाली इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। मुलजिम के वकील सिकंदर जुल्करनैन का कहना था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एक और मुकदमा भी दर्ज है जिसमें उन्होंने पुलिस एहलकारों पर हमला करने और खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। दलाइल के बाद अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।